इंदौर में एक प्राइवेट स्कूल के युवा संसद कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फूफा बताते हुए उनके टैरिफ लगाने की धमकी की आलोचना की। युवाओं की ताकत भारत के युवाओं की आबादी पूरे अमेरिका के बराबर है और वे अपनी सोच और पसंद बदलकर अमेरिका को सबक सिखा सकते हैं। स्थानीय उत्पादों का समर्थन विजयवर्गीय ने युवाओं से पिज्जा हट, सबवे और स्टारबक्स जैसी विदेशी ब्रांड्स के बजाय स्थानीय चाय, पोहा, पिज्जा और सैंडविच को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। अमेरिका पर प्रभाव, यदि युवा दृढ़ संकल्प ले तो वे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकते हैं और फूफा ट्रंप को झुका सकते हैं। हमें कुछ खाना पीना होगा तो हम मैकडॉनल्ड्स में बैठकर अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। जब ये फूफा ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति हमको टैरिफ लगाकर धमकाने की कोशिश करता है तो क्या इस देश की जात मालूम है? इस युवाओं की आबादी कितनी है इस देश के अंदर? जितनी अमेरिका की आबादी, अमेरिका की आबादी के बराबर इस देश के युवाओं की आबादी है। यदि इस देश के युवा सोच ले कि अमेरिका को सबक देना है तो अपने शौक में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने लाइकिंग को बदलना पड़ेगा। हम मैकडॉनल्ड्स में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आराम से राउत के बड़े वाले समोसे खाएंगे, पोहा खाएंगे, बढ़िया। हम क्यों जाएं स्टारबक्स में? हम प्रफुल्ल भाई की चाय क्यों नहीं पिए? मैं क्यों जाए? क्या जरूरत हमको जाने की? ये स्टेटस सिंबल नहीं है। अगर हमने तय कर लिया कि अमेरिका के नाक में दम करना है तो इस देश के युवा इस सफेद वाले फूफा ट्रंप को झुका सकते हैं। तो भारत की एक महाविजय हो सकती है। क्या इस देश के युवा ये कर सकेंगे? छोड़ेंगे पिज्जा हट? बताइए, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? अरे पिज्जा हमारा अपना रेस्टोरेंट वाला इतना बढ़िया बनाता है, उसमें हमारी इंदौर की सेव डालता है। बताइए, मैकडॉनल्ड्स वाला भी सेव डालता है क्या? वो पिज्जा का टेस्ट ही अलग रहता है। और इसलिए स्वदेशी खाओ, स्वदेशी अपनाओ। ये जो विदेशी धमकी हमको मिली है, ये हमको स्वावलंबी बनकर, हम आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को झुकाने की ताकत यदि किसी देश के पास है, यदि किसी देश के युवाओं के पास है, तो भारत के युवाओं के पास है। ऐसा मेरा मानना है। क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम नहीं खाएंगे सैंडविच सबवे का। क्या जरूरत खाने की? सबवे का सैंडविच क्यों खाएं? हमारे यहाँ शाम का सैंडविच इतना अच्छा मिलता है कि बस इतना शानदार मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। फ्रेश बनाता, फ्रेश। और इसलिए हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारी भारत माता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे धर्म ग्रंथ और हमारी मिट्टी की खुशबू से हमें प्यार होना चाहिए। यदि हमने प्यार करना सीख लिया तो दुनिया हमें झुका नहीं सकती, हम दुनिया को झुका सकते हैं। ये ताकत है हमारे पास। और इसलिए युवा मित्रों, मेरी आवाज किसी तक जा रही है? लास्ट में तक जा रही है? अच्छा, लास्ट में खड़े करो, दीवार में टिके हुए नहीं जा रही, वापस से बात करना चाहिए। मेरी आवाज किसी तक जा रही है? आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। धार परिवहन विभाग ने शनिवार को धार के रुक्मणी मोटर्स
मारुति डीलर शोरूम पर बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार आरटीओ धार को शिकायत प्राप्त हुई थी कि शोरूम बिना व्यापार प्रमाण पत्र के ही वाहनों की बिक्री कर रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद आरटीओ अधिकारी हृदय यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दस्तावेजों की जांच की। जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि शोरूम संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना व्यापार प्रमाण पत्र वाहन बेचे जा रहे थे। विभाग ने तत्काल प्रभाव से शोरूम को सील कर दिया और आदेश जारी करते हुए कहा है कि जब तक संचालक नियम अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता तब तक किसी भी प्रकार का वाहन विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परिवहन विभाग आगे भी शहर में इस तरह की निगरानी अभियान जारी रखेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से आ रही है। धार जिले के धामनो थाना क्षेत्र के ग्राम धानी के खेकरीपुरा क्षेत्र में एक कुएं में 16 वर्षीय बालिका के गिरने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बालिका बकरियां चराने जंगल गई हुई थी, जिसके बाद जंगल के गहरे कुएं में देखा गया, जिसे एक खबर गाँव में फैली। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। धानी के उप सरपंच सन्नी जाट एवं डीआरसी टीम के दिनेश वर्मा मौके पर पहुंचे और टीम की मदद से गहरे कुएं में उतरकर बालिका को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और धामनो स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जांच का विषय है बालिका कैसे और कब कुएं में गिरी, अभी कारण अज्ञात है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। एक बालिका को लेके हैं, क्या है मामला? अभी थोड़ी देर पहले एक बालिका को मृत अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनो लाया गया है, जिसका नाम सीमा पिता महेश खेकड़ीपुरा की निवासी है और अभी प्रारंभिक दृष्टि में डूबने के कारण मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। जी सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर सचिन पाटीदार, मेडिकल ऑफिसर धामनो। एक बालिका को लेके आए हैं, क्या है मामला पूरा? ये मैं ग्राम चित्तौड़ पंचायत धानी का उप सरपंच हूँ। मुझे सूचना मिली एक बेटी कुएं में गिरी है। इसकी उम्र करीबन 19 साल के समथिंग है। जब हम वहाँ गए तो फिर ये कुएं की गहराई ज़्यादा थी, करीबन 40 से 50 फीट गहरा कुआं था। इसमें पानी फुल भरा हुआ था। तो हमने पूरा प्रयास करा और धर्मपुरी की जो पानी की जो टीम है उसमें रवि भाई नेतावत और 3-4 पुलिस वाले भाई थे, उनकी मदद से ही हमने इसको ऊपर निकाला है। और जैसे ही ऊपर निकली, पुलिस वाले भाइयों ने ऊपर निकाली और हम उनको दौड़ के इस बेटी को मैं ग्राम धानी से धामनो स्वास्थ्य केंद्र लाया। उप सरपंच ग्राम पंचायत। बेटी का नाम क्या है? इस बेटी का नाम तो मैं भी कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। उसके परिचय, ये पूरा मामला कहाँ का है? ये ग्राम पंचायत चित्तौड़ धानी का। और जगह का नाम? ये खेकड़ी धानी में एक छोटा सा कस्बा है खेकड़ीपुरा, वहाँ की बेटी है। क्या कुछ करने गई थी, कोई पता है? अब ये तो परिजन ही बता पाएंगे। मुझे तो जैसी सूचना मिली, आपका शुभ नाम? उप सरपंच सन्नी जाट, ग्राम पंचायत चित्तौड़ धानी। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र आमखुट के कृषकों द्वारा जोबट विधायक सेना पटेल के नेतृत्व में कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विगत कई सालों से कृषकों द्वारा केसीसी का उपयोग किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार कृषकों द्वारा प्रतिवर्ष अपने अपने केसीसी का भुगतान कर रहे थे, किंतु सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित आमखुट द्वारा उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया, जो कि गलत है। उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर अभय
अरविंद बेडेकर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कट्टीवाड़ा तपेश पांडे को जांच करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान अनुविभागीय अधिकारी पांडे द्वारा बताया गया कि जेसीबी के लेन देन में गबन पाया गया है और महाप्रबंधक गिरधारी राठौड़ द्वारा समहित के लिए शासकीय योजना का दुरुपयोग किया गया। राठौर के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकता दर्ज कराए जाने के निर्देश कलेक्टर डॉक्टर बेडेकर द्वारा दिए गए। जांच के दौरान जिला सहकारिता अधिकारी श्रीजी एल सोलंकी, तहसीलदार सुश्री सरिता बालीचा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की, जहाँ इतनी बारिश हुई कि पानी जिला हॉस्पिटल में भी पहुंच गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में देर रात्रि हुई मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं शहर के बिस्तान मार्ग के तिराहे सराफा मार्केट की सड़कें तालाब बन गई हैं। कहीं कॉलोनियों में भी बारिश का पानी भर गया। बारिश के पानी से खरगोन जिला अस्पताल भी नहीं बच सका। अस्पताल के आईसीयू रूम सहित बरामदे में बारिश का पानी भर गया। पानी को लेकर मरीज और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आदिवासी अंचल भगवानपुरा क्षेत्र सहित आसपास के गांव और पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण भगवानपुरा से खरगोन तक बीच में पड़ने वाले नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं कुंदा नदी में बाढ़ आ गई। कुंदा में आई बाढ़ को शहरवासी देर रात्रि देखने पहुंचे। ग्रामीण अंचलों में नदी नालों में आए उफान के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा नागरिकों को निर्देश दिए गए कि पुल पर बाढ़ का पानी हो तो पुलिया पार न करें और सावधानी बरतें। खबर है इंदौर से जोधपुर जा रही बस में ड्राइवर को आया अटैक। 36 साल के ड्राइवर सतीश को घबराहट होने पर साथी क्लीनर को चलाने के लिए दी थी बस। केबिन में ही गाड़ी चला रहे व्यक्ति के पास बोनट पर बैठे बैठे ड्राइवर गिरा। बस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। डॉक्टर ने साइलेंस अटैक के कारण मौत की आशंका जताई। मारवाड़ राजस्थान पहुंचने से पहले केलवा राजनगर के पास हुआ हादसा।
मांगरोल रोड पर पुलिया से बाइक सवार एक व्यक्ति बहा। बीती रात खरगोन और आसपास हुई थी मूसलाधार बारिश। नाले में बाइक मिली, पास में ही टिफिन भी मिला। मौके पर सूचना मिलने पर मेन गांव पुलिस पहुंची, व्यक्ति की सर्चिंग जारी। बीती रात खरगोन शहर से करीब 50 वर्षीय हरिराम भाल से अपने गांव मांगरोल लौट रहा था व्यक्ति। शहर की दुकान पर करता था काम। मेन गांव थाना पुलिस जाँच में जुटी, व्यक्ति की जा रही है सर्चिंग। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकाल मंदिर में भक्तों से भेदभाव और वीआईपी दर्शन की व्यवस्था के खिलाफ इंदौर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई, जिसमें उज्जैन कलेक्टर के अलावा मुख्य सचिव को भी पार्टी बनाया गया। इंदौर के अधिवक्ता चर्चित शास्त्री ने इस याचिका के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया कि महाकाल के दर पर 2 अलग-अलग व्यवस्था चलाई जा रही है, जिसमें नेता, अफसर और अभिनेता के लिए अलग और देश में दूरदराज से दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए अलग व्यवस्था है। गौरतलब है कि सावन माह में भी दूर दूर से आए कांवड़ यात्री मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं से नाराज नजर आए। चर्चित ने बताया कि न्यायालय में बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। जल्दी इस मामले में न्यायालय फैसला सुनाएगा। चर्चित भाई, एक पिटीशन उच्च न्यायालय में आपके द्वारा लगाई गई है, पूरा क्या मामला था, जो पिटीशन लगाई गई? हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। महाकाल मंदिर प्रशासन और जिला कलेक्टर उज्जैन के विरुद्ध याचिका लगाई गई थी। जिस तरह महाकाल मंदिर में जो लगातार भेदभाव भक्तों के साथ हो रहा है, उसको लेकर हमारे द्वारा ये याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें महाकाल को 2 भागों में प्रशासन द्वारा कर दिया गया। एक नेता पुत्र और वीआईपीओ के लिए एक अलग से सुविधा कर दी गई, और जो भक्त हो रहा है वो लगातार धक्के खा के परेशान हो रहा है, उसके विरुद्ध याचिका लगाई गई थी। हमने न्यायालय को बताया भी कि कैसे व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी लोगों को अंदर प्रवेश कराया जाता है, व्यापारी लोगों की सेवा की जाती है, व्यापारी अंदर जाके अभिषेक करता है, और जो भक्त है वो लगातार धक्के खाते रहता है। पूर्व में भी कई नेता पुत्र अंदर जाते तो वहाँ के प्रसाद मंदिर के कैमरे बंद करके उनको वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। तो हमारी ये जो लड़ाई थी, ये मैंने न्यायालय को बताया, ये मेरे स्वयं की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। हर आदमी के आराध्य भाव महाकाल, और हर आदमी चाहता है कि अपने आराध्य को एक बार वहाँ पे अंदर मंदिर में जाके जल चढ़ाया जाए। इसके लिए हमने न्यायालय से निवेदन भी करा कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम, भले सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कोई भी ऐसा फिक्स किया जाए, भले 3 घंटा किया जाए, कि उसमें आदमी के मन की इच्छा है। जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से कावड़ लेकर आता है, इसी आस्था से आता है कि अपने आराध्य को आकर जल चढ़ाया जाए, उसको लगातार धक्के मुक्के होते हैं, वो लगातार परेशान होता है। तो उसकी आस्था के साथ जो छल किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, तो हमने उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि जो छल है ये उसको बंद करके, भेदभाव खत्म करके, और समानता के समान रूप से हर व्यक्ति अंदर जाके बाबा अपने आराध्य को जल चढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। हमने न्यायालय को बताया कि 1732 में मंदिर का निर्माण हुआ था। आज 300 साल में, ये पिछले 2 वर्षों में अव्यवस्था, 300 साल में तक कुंभ स्थल सिंहस्थ लग गया, कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। 2 साल में प्रशासन की अव्यवस्था हुई है। तो हमने न्यायालय को बताया है कि जो समानता का है वो समान रूप से सबके लिए मंदिर के द्वार खोले जाएं। प्रमुख बिंदु क्या थे? प्रमुख बिंदु हमारा यही था कि सभी व्यक्तियों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया जाए, उसके लिए कि व्यक्ति अंदर जाके अपने आराध्य को जल चढ़ा सके। और जो भेदभाव और लगातार जो वहाँ के प्रशासन जो कर रहा है कि व्यापारियों को, नेता पुत्रों को अंदर जो प्रवेश दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए, और सभी को समान रूप से उसमें अवसर प्रदान किया जाए।
जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्षों को सुना, शासन के पक्षों को सुना और माननीय उच्च न्यायालय ने भी सहमत होकर उस फैसले को सुरक्षित रखा है और हमें उम्मीद है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। उसमें कल ही सारी बहस पूर्ण हो गई है। उसमें अब न्यायालय ने उसको फैसले को सुरक्षित लिया है। अब न्यायालय उसमें 2-3 दिन के अंदर उसमें अपना फैसला सुनाएगा। के अलावा और किसको पक्षकार बनाया गया है इसमें? हमारे द्वारा जो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, उनको, जिला कलेक्टर को, संभाग आयुक्त को और जो मुख्य प्रशासक है उज्जैन महाकाल मंदिर के, उन सभी को उसमें पार्टी बनाया गया है। आपने पुजारियों को छोड़ दिया इस मामले में, क्योंकि देखने में आता है कि पुजारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के फॉलोअर अब लाखों में हो गए हैं, क्योंकि वे लोग लगातार सेलिब्रिटीज को, हीरो को, हीरोइन को और बड़े नामी लोगों को लाकर मंदिर में भव्यता से दर्शन और पूजन कराते हैं। वो क्यों छोड़ दिया? ये जो लड़ाई है, ये मेरे लिए जो लड़ाई है सभी आम भक्तों के लिए, वो जो प्रशासन है, प्रशासन, पुजारी, ये सब जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो मेरी लड़ाई सिस्टम से, मेरी जो व्यक्तिगत लड़ाई प्रशासन भी से, पर जो सिस्टम उन्होंने जो डेवलप करा है 2023 में एक नियम बनाया 10वें महीने में, जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ जो कलेक्टर जिनको अनुमति देंगे वही व्यक्ति अंदर जा सकता है। और जैसे कोई व्यापारी या कोई नेता जाता है, जैसे मीडिया में आप लोगों के द्वारा उसके लिए मुद्दा उठाया जाता है, तो जो आसपास के कर्मचारी उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि सभी के साथ समान है। एडवोकेट चर्ची शास्त्री। कास्ट को लेकर या किसी ब्राह्मणों को लेकर नहीं, पुजारी जो वहाँ पे कार्यरत है वो ही तो सेलिब्रिटीज को ले रहे हैं। आज 5-5 लाख 10-10 लाख फॉलोअर लेके बैठन गए, तो वो बिंदु क्यों नहीं शामिल है? प्रशासन कहता है कि भाई पुजारी लेके गया, पुजारी कहता है कि प्रशासन ने व्यवस्था बनाई। तो जब आपने पिटीशन लगाई तो आपको पुजारी तो बोलता है प्रशासन के अंडर वीआईपी चार्ज अभी लगते हैं ना, वीआईपी चार्जेस अभी लगते हैं ना, वीआईपी चार्जेस लगते हैं, पर उनके लिए जो एक द्वार बनाया है उसके लिए वीआईपी चार्जेस लगते हैं, और जो अंदर जा रहे हैं वो तो लफ्जियात में फंडिंग करने के आरोप में 40,000 के इनामी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को 8 दिन का रिमांड मिला है। पुलिस अनवर कादरी से फरारी के दौरान की गई गतिविधियों के बारे में पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जानकारी सामने आई है कि फरारी के दौरान अनवर कादरी पहले भोपाल गया, जहां से हैदराबाद, चेन्नई, सिक्किम, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, जबलपुर और नेपाल में फरारी गया था। पूछताछ में अनवर की दूसरी पत्नी फरहाना ने फरारी के दौरान किया सहयोग की बात भी सामने आई है। वहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी अनवर कादरी लगातार ठिकाने और मोबाइल नंबर बदल रहा था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपी अनवर कादरी के मोबाइल में कांग्रेस नेताओं के लोगों के नंबर भी मिले हैं, जिसे पुलिस ने जांच में लिया है। लव जिहाद मामले में उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा और मछली के संबंध में भी पुलिस आरोपी अनवर कादरी से जानकारी हासिल कर रही है। लव जिहाद में फंडिंग करने के आरोपी अनवर कादरी ने भेस बदलकर शुक्रवार को जिला कोर्ट में सरेंडर किया था। पुलिस सरेंडर में मदद करने वालों की भी जानकारी जुटा रही है, ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा आरोपी अनवर कादरी की फरारी में मदद करने वाले लोगों को भी आरोपी बनकर गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी अनवर कादरी को कई जगह ले जाया जाएगा। सर, अनवर कादरी से पूछताछ चली, क्या कुछ उसने पूछताछ करते बताया सर? हाँ, चूँकि संगीन धारा में प्राथमिकी थाना बाणगंगा में दर्ज है और उस पर से उन धाराओं के मुताबिक वो सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। देखने में आया हुआ है कि 14 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज हुई थी और 15 जुलाई से पुलिस की पकड़ से दूर भागा हुआ था, तभी से हमारी टीमें लगी हुई थी। अभी तक की पूछताछ में यही तथ्य आए हुए हैं कि वो किन किन लोगों के साथ में किन किन जगहों पर भागा हुआ था, किन किन लोगों के द्वारा संरक्षण दिया गया है। कुछ चीज़ों की जानकारी लगी हुई है, जिनकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, और जैसे ही पुष्टि हो जाती है और पुष्टिकारक साक्ष्य मिल जाते हैं तो आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कहाँ छुपा हुआ था? क्या आज नहीं बताया कि इतने लंबे समय से फरार था, कहाँ पे छुपा हुआ था ये? अभी जो प्राथमिक पूछताछ में जो जानकारी लगी हुई है कि वो सबसे पहले यहाँ से भोपाल गया है, भोपाल से वो हैदराबाद गया है, हैदराबाद से चेन्नई गया है, चेन्नई से वो सिक्किम गया है, सिलीगुड़ी गया है, मुजफ्फरपुर आया है, गोरखपुर आया है। कुछ नेपाल की भी ऐसी जानकारी लगी हुई है। कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं जिसमें से इसके द्वारा नया मोबाइल, नया सिम लिया गया है। तो वो सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है कि किसके डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं और कौन से लोग हैं। पहली जानकारी जो अभी तक संज्ञान में आई हुई है कि 2018 में इसके द्वारा दूसरा निकाह किया गया था फरहाना के साथ में, उसका विशेष सहयोग था इसके साथ में। लगभग 2 हफ्ते वो इसके साथ में रही है, जो जानकारी लगी हुई है। उसके द्वारा भी कुछ फैसिलेट किया गया है। कुछ अन्य लोग भी हैं जो फैसिलेट करते रहे हैं, कहाँ से कैसे पैसे निकाले गए हैं, कौन व्यक्ति है, कौन
ग्रुप है जो इसको फैसिलिटेट कर रहा था पैसे के मामले में, वो सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। उस पर क्या कहा, उन सवालों पे क्या कहा, खासतौर पर फंडिंग को लेकर, धर्मांतरण के लिए जो फंडिंग कर रहा था बिल्कुल सातिर अपराधी है, चूँकि पूर्व से आतन अपराधी रहा है, बड़े गंभीर मामलों में ये शामिल रहा है। पहले लगभग 2 दर्जन के लगभग इसके ऊपर पहले संगीन मामले चल रहे हैं, तो वो हर चीज़ों से बचने की फिराक में रहता है। लेकिन चूँकि बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास आमना सामना किया जा रहा है और उसके मुताबिक साक्ष्यों का संकलन भी किया जा रहा है। क्या इसने हुलिया पूरा बदल लिया था, इसने अपना पूरा चेहरा बदल लिया था? हाँ, चूँकि संगीन धारा में प्राथमिकी दर्ज है, गंभीर मामले हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत धाराओं का इजाफा किया गया है, इसलिए पुलिस से बचने के लिए इसके द्वारा कुछ हुलिया चेंज किया गया है। जगह भी चेंज करता रहा है पल पल में, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आती थी, हमारी टीम जैसे ही उस जगह पहुंचती थी तत्काल में जगह चेंज करता था, तो कहीं ना कहीं बचने की फिराक में तो था ही। सर, फरारी के दौरान जिन जिन लोगों ने इसकी मदद की है या सहयोग किया है, क्या पुलिस उन्हें भी चिन्हित कर रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर रही है। जब सबसे पहले उसकी लड़की के द्वारा ही सहयोग किया गया था, वो अभी पुलिस सुरक्षा में आकर के और जेल दाखिल है। अन्य लोग भी हैं, एक उसकी जो सेकंड पत्नी फरहाना, उसका भी रोल समझ में आ रहा है। कुछ अन्य लोग हैं जिनके द्वारा कहीं टिकट बनवाना या कहीं पैसे पहुंचाना या कहीं पे रुकने की व्यवस्था करना, ऐसे बहुत सारे संदेह के घेरे में लोग हैं, तो उन सभी लोगों से पूछताछ जारी है हमारी। ये पत्नी फरहाना पे एफआईआर दर्ज होगी आजकल में? बिल्कुल नाम का इजाफा होगा, क्योंकि वो संगठित अपराध है, उसमें जितने लोगों की सहभागिता होगी सभी आरोपी बनेंगे उन्हीं धाराओं में। जी हाँ, हिरासत में ही लिया जाएगा, क्योंकि संगीन मामले हैं, जो गैर जमानती मामला है, तो सभी को जैसे ही तथ्य मिल जाएंगे, वो तथ्यों की पुष्टि हो जाएगी, तत्काल हिरासत में लेकर के आगे की पूछताछ की जाएगी। कितने दिनों के रिमांड पर आप लोग? अभी लगभग 1 हफ्ते के रिमांड पर है, और चूँकि लंबे समय से लगभग 1.5 महीने से वो यहाँ से वहाँ जगह बदल रहा था, बहुत सारे साक्ष्य यहाँ वहाँ भी छिपाए होंगे, तो उन सभी की तस्दीक करने के लिए हमारी टीमें जाएंगी, इसलिए 1 हफ्ते का रिमांड लिया गया है। आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी रिमांड लिया जाएगा। पैसों की कनेक्शन की को भी लेकर बैंक अकाउंट तमाम जो चीज़ें, हाँ, वो भी एक जो फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन है, वो भी पैरेलल चल रहा है हमारा। सबसे पहले देखा गया कि ये मंडी में बकरा खरीदी का काम धाम करता था, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का काम किया इसके द्वारा, फिर उसके बाद 2024 में ये कुंडलिया डैम में पार्टनर बनता है, जो कोई मिस्टर सरवर मंसूरी है, जो वहीं का सरपंच था या कुछ था, उसके नाम पर ऑक्शन हुआ था, फिर उसकी एकदम से आकस्मिक डेथ हो जाती है, फिर ये 4 पार्टनर प्रकट होते हैं, तो वो भी हमारी जांच का विषय है, उस पर भी हमारी टीम लगी हुई है, जांच कर रही है। कितने और भी इसने स्लीपर सेल बना रखे थे इस तरीके से धर्मांतरण की खेल के लिए, क्या अलग अलग राज्यों में एक नेटवर्क खड़ा कर रहा था ये नियंत्रण कादरी? देखो, हमारी जांच सभी एंगल्स में चल रही है। जो भी इसके लोग होंगे, जो भी इस तरह के संगीन अपराधों में संलिप्त होगा, उसको उसका दोषी बनाया जाएगा, वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी। ये हमारी जांच चल रही है। झांगुर बाबा और बचली, ये भी कनेक्शन है सर? ये ऐसा नहीं, हम किसी चीज़ से इनकार नहीं करते हैं, चूँकि अभी हमारी अभिरक्षा में आया हुआ पूछताछ चल रही है, एक एक तथ्यों को उजागर किया जा रहा है, उसके मुताबिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। जहाँ तक लिंक जाएगी, जहाँ तक साक्ष्य मिलेंगे, वहाँ तक के लोगों को दोषी माना जाएगा। सर, ये अनवर कादरी जो खुद पेश हुआ है या किसी ने इसको पेश कराया है? वो भी हमारी विवेचना का अंग है। हमारी टीम लगी हुई है कि कौन से ऐसे एसोसिएट्स हैं जो इसको संरक्षण दे रहे थे, किन के माध्यम से पहुंचा हुआ है, किन के द्वारा अपराध में सहयोग किया गया है, वो सारे लोग हमारे राडार में हैं, हमारी जांच का अंग है। क्या कांग्रेस से कोई बड़े नेता के संपर्क में भी था? क्या कुछ ऐसी बात भी इसने बताई? क्या फरारी दौरान किसी कांग्रेसी ने भी उनकी मदद की? नहीं, अभी हम जो लोग हैं जिनके नाम आए हुए हैं, उसको विवेचना का अंग बनाया गया है, लेकिन उनकी पहले पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद ही किसी तरीके से ओपन प्लेटफॉर्म में वो बात रखी जाएगी। सर, फ़ोन से बात, फ़ोन नंबर में कोई ऐसे नंबर मिले हैं क्या सर, जो बात करी हो इनने, या ऐसा कोई महत्वपूर्ण? जी हाँ, बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी मोबाइल के इस्तेमाल हुए हैं, वो हमारी विवेचना का अंग है, उनकी तस्दीक की जा रही है। वजह सबूत वो सबसे पहले उनको रिकवर किया जाएगा, फिर आगे की उसके मुताबिक वैधानिक धाराओं का इजाफा किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। और वो जांच का विषय है, जो भी नाम आएगा, जिसके मुताबिक जो भी साक्ष्य आएंगे, तो फिर उनको डायरी में जगह दी जाएगी।
इंदौर के नजदीक महू में पुलिया पर तेज बहाव में फंसे 3 लोग। ग्रामीण ने रस्सी फेंक कर 2 बच्चों को और एक व्यक्ति को बचाया। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे कोचिंग से अपने घर चौरडिया जा रहे थे। जब वे रामनगर पुलिया पार कर रहे थे तो नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वे बहने लगे। इस दौरान उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति भी पानी की धार की चपेट में आ गया। पानी के तेज बहाव में फंसकर तीनों किसी तरह नदी के बीच मौजूद एक पेड़ को पकड़कर बैठ गए। ये देख किनारे पर मौजूद ग्रामीणों ने बिना देर किए एक रस्सी फेंकी और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि कुछ साल पहले इसी पुलिया से गुजरते समय एक आलू चिप्स व्यापारी अपनी पत्नी के साथ कार समेत बह गया था, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा द्वारा की गई गलत टिप्पणी पर जौरा नगर पालिका अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी का पलटवार। मुरैना जिले के जौरा कस्बे में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर कुछ दिन पहले जौरा के पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी, उनके स्वर्गीय पिताजी कौशल माहेश्वरी और उनके परिवार के सुप्रीम कोर्ट जज जितेंद्र माहेश्वरी को लेकर ये टिप्पणी की गई थी कि अखिल माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट जज का भतीजा है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा पावर है। इनके द्वारा अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो अपराध को बढ़ावा देगा, चाहे वह अखिल माहेश्वरी हो या उनके पिता कौशल माहेश्वरी हो या सुप्रीम कोर्ट जज जितेंद्र माहेश्वरी हो, जौरा की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। हम जौरा में अपराध नहीं बढ़ने देंगे। वहीं इस पूरे मामले पर जब नगर पालिका अध्यक्ष अखिल माहेश्वरी से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया, महेश दत्त मिश्रा जी मेरे सम्मानीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी कुंठित मानसिकता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वहीं अखिल माहेश्वरी द्वारा कहा गया, हो सकता है कि महेश दत्त मिश्रा के मेरे पिताजी के टाइम से कुछ मनमुटाव या विवाद हो सकते हैं, लेकिन अब मेरे पिताजी बहुत समय पहले से स्वर्गीय हो चुके हैं। उनके समय के आपस के कुछ विवाद हैं, तो उन विवादों को आपराधिक घटनाओं से जोड़कर मेरे और मेरे परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। माहेश्वरी परिवार हमेशा से सुख और शांति प्रिय तरीके से जीवन जीता आया है और आखिरी में उन्होंने जौरा नगरवासियों से यही अपील की है कि अगर कोई आपसे विवाद है तो उसको बैठकर सुलझा लिया जाए तो अच्छा है। जौरा नगर में एक समाज वर्ग पर दूसरे समाज के अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की है, 2 बार ये घटनाएं हो चुकी हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, मैं कभी भी इस चीज़ का पक्षधर नहीं रहा कि हमको हिंसा से किसी समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं कभी भी इस चीज़ में नहीं हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ और शुरू से कहा है मैंने इस चीज़ को कि हमको जो भी करना है, अगर हमारा आपसी विवाद भी है तो हम बैठ के सुलझाएं उसको। हर समस्या का समाधान है, हर विवाद का समाधान होता है, बैठ के बात करें आपस में। पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्रा जी ने आपको और माननीय सुप्रीम कोर्ट जज को लेकर कुछ गलत टिप्पणियां की, आरोप प्रत्यारोप किए, बोला गया है कि आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं जौरा में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उनकी सोच, उनको मुबारक। मेरे को पूरा जौरा जानता है इस चीज़ के बारे में कि मैं कितने अपराधों को बढ़ावा देता हूँ या नहीं देता, ये पूरा जानता है। मुझे इस बारे में अलग से सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस बारे में मुझे अलग से कुछ कहना चाहिए। बाकी उनकी सोच है, वो अपनी सोच को अपने आप तक रखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं उनकी सोच से।
आपको पिताजी को लेकर भी कुछ उन पर उनके द्वारा गलत टिप्पणी की गई है कि ये उसका भतीजा है, उसका लड़का है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार ये तो व्यक्तिगत टिप्पणियाँ हुई, अब इनका मैं क्या जवाब दूं? उनकी कुंठित मानसिकता है। तो मैं अगर शुरू से अगर कोई बात करें, कल भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया इस तरह का, तो मैंने उसमें भी बताया था कल से। मिश्रा जी मेरे सम्माननीय है, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो अदावत मेरे पिताजी के टाइम से उनसे आपस में चली आ रही थी, तो मैं तो उनका सम्मान करता हूँ। वो अलग अलग पार्टी के लोग थे दोनों, उनमें आपस में अदावत थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको अब तक घसीटते रहेंगे और मुझे भी उसमें घसीटेंगे, मेरे परिवार को भी उसमें घसीटेंगे। पिताजी मेरे स्वर्गवासी हो गए, टाइम हो गया उनको स्वर्गवासी हुए। अब पारिवारिक विवादों को इसमें घसीटने का, या आपका व्यक्तिगत अगर पिताजी से कुछ था तो इसका मतलब क्या है? आप जोरा नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो हमेशा यही अपील करता हूँ, शांति और सद्भाव बनाए रखें। अगर किसी के बीच में आपस में कोई मतभेद भी है, कोई विवाद भी है, तो उनको बैठ कर सुलझाएं। हर चीज़ का समाधान होता है बैठ के, हर समस्या का समाधान है। जैन श्री संघ टांडा के द्वारा साध्वी भगवंत तत्पलता श्री जी आदि थाना 4 का चतुर्मास बड़े भव्य पैमाने पर किया जा रहा है। साध्वी भगवंत तत्पलता श्री जी आदि थाना 4 के सानिध्य में इस छोटे से नगर में तपस्या करने वाले तपस्वियों की संख्या बहुत बड़ी रही। यहाँ समाज के बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी वर्ग अलग अलग तप आराधना में लीन है। सिद्ध तप तपस्या पूर्ण होने पर जैन श्री संघ टांडा एवं चतुर्मास समिति के द्वारा तपस्वियों की अनुमोदना को महोत्सव के रूप में मनाते हुए एक भव्य शोभा यात्रा जैन मंदिर परिसर से बड़े ठाट बाट के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में हाथी पर विराजित भगवान की प्रतिमा लिए हुए थे, घोड़े पर धर्म ध्वजा लेकर बैंडबाजी ढोल नगाड़े के साथ 25 बग्घी पर तपस्वियों को बिठाया गया। तपस्वियों की शोभा यात्रा में नगर के समाज बंधु परिवारजनों के द्वारा झूमते नाचते गाते हुए नगर भ्रमण करते हुए खेल ग्राउंड पर पहुंचने पर यह शोभा यात्रा धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। इस धर्म सभा को चतुर्मास हेतु विराजित साध्वी भगवंत तत्वलता श्री जी आदि थाना 4 के द्वारा संबोधित किया गया। धर्म सभा के पश्चात तपस्वियों का पालन श्री संघ आयोजन समिति के साथ परिवार एवं समाज बंधुओं ने करवाया गया। आपको बता दें, यह आयोजन टांडा नगर में बहुत बड़े आयोजन के रूप में देखा गया है। इस भूमि आयोजन में इंद्रदेव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समाज के हर परिवार से प्रत्येक सदस्य कई दिनों से इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए थे। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह कई समाज बंधुओं ने तपस्वियों पर पुष्प वर्षा कर अनुमोदन की। इस अनुमोदन कार्यक्रम केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री जी ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार मेड़ा, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल भाई पाटीदार सहित कई राजनेताओं के साथ समाज के कई प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित कई राज्यों से आए हजारों की संख्या में समाज बंधु इस भव्य आयोजन के साक्षी बने। टांडा जैन त्रिस्तुति संघ का भव्य आयोजन था। इस आयोजन में बाहर से पधारे हुए अतिथि अनेक राज्यों से, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, अन्य प्रदेशों से पधारे हुए सभी अतिथियों का सुरेश कोठारी परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। इस भले चुनौती में आपने लाभ देकर जिन शासन का गौरव बढ़ाया, मैं कोठारी परिवार और टांडा जैन श्री संघ अखिल भारतीय राजन जन परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तपस्वियों को खूब खूब अनुमोदना। आपके आयोजन द्वारा जो सभी बहन बेटियों को बुलाया गया और जो आनंद आया, उसके लिए सभी बहन बेटियों की तरफ से खूब 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 आभार और खूब खूब अनुमोदना। सिद्धि तप की अनुमोदना में टांडा में जो भव्य कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम के में राजन जैन नवयुवक परिषद, महिला परिषद, तरुण नवयुवक परिषद और तरुण बालिका परिषद का अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मेरे गांव के सभी ग्रामवासियों ने जो अपना सहयोग प्रदान करा, उसके लिए जैन श्री संघ टांडा, चतुर्मास समिति टांडा बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनका जो सहयोग प्राप्त हुआ वो हमें सदा के लिए यादगार रहेगा। जय महावीर।
हमारे टांडा नगर के श्री संघ के एक छोटे से निमंत्रण को स्वीकार करके भारत भर के जितने भी श्री संघ के महानुभाव यहाँ पधारे हैं और हमें जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, उन सभी के लिए मैं जैन श्री संघ टांडा की ओर से, चातुर्मास समिति की ओर से और परिषद परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आशा रखता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार के आयोजन में आप सभी का स्नेह, प्यार, मार्गदर्शन और दुलार हमको मिलता रहे। यही मंगल कामना। ये सिद्धि तप है और इसमें 10 से 12 साल से 50-60 साल के लोगों ने तप किया है और ये विश्व कल्याण के लिए तप रहता है, ताकि घर परिवार और पूरा विश्व का कल्याण हो। हमारे जैन समाज हमेशा ही समाज के कल्याण के लिए ऐसे तप करते रहते हैं। हमारे साधुओं को, हमारे गुरुजी को, सबका इस विश्व के कल्याण के लिए सभी उनके वचन, उनके प्रवचन हमको आगे के लिए बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम अच्छे रास्ते पे चल के लोगों का कल्याण कर सकें। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम हरसोल में किसानों की समस्याओं को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों की बर्बाद हो चुकी सोयाबीन की फसल को कफन डालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किसान नेता अनिल शर्मा ने कहा कि इस वर्ष सोयाबीन की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिससे किसानों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। बावजूद इसके सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। किसानों को राहत और मुआवजा देने की बजाय केवल आश्वासन पर टाल दिया जा रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की कि तुरंत सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा और फसल बीमा राशि दी जाए, ताकि वे अगली फसल बोने की स्थिति में आ सकें। क्या नाम है आपका? शिवलाल धनगर। शिवलाल जी, आज आपने सोयाबीन की फसल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, क्या विरोध प्रदर्शन किया और क्या मांग है आपकी? ये मांग ये है, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा पीला मोजा बीमारी बढ़ रही। पहले कुछ ही खेतों में थी, अभी 8-10 दिन के अंदर हर खेतों में आ चुकी है। हर वैरायटी में बीमारी फैल रही है, बहुत ज़ोरों से फैल रही है और किसानों ने जो इसमें लागत लगाई वो भी नहीं मिल रही और खेत में कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। शासन से यही हमें निवेदन है कि वो उचित मुआवजा दे, तुरंत दे, नो बीमा राशि वगैरह सब जारी करवाए। और यहाँ पर किसान मतलब काफ़ी परेशान है और किसानों को मतलब कोई सुन भी नहीं रहा है। सब तरफ ज्ञापन दे रहे, लोग जा रहे हैं, रोडों पर आ रहे हैं, सब तरफ कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसानों ने जो लगाया वो कुछ भी नहीं मिला है उनको। आज आपने क्या प्रदर्शन किया? आज ये सोयाबीन पीला मोजा को उखाड़ी हमने और इसकी अर्थी वो सजाई और इसका वो अंतिम संस्कार करा है। आज विरोध स्वरूप कुछ सोयाबीन की फसल को प्रदर्शन किया है, क्या प्रदर्शन था और क्या उद्देश्य है इसका? पूरे क्षेत्र में आज अन्नदाता किसान सोयाबीन की फसल पर पीला मैजिक इल्लियों के प्रकोप से काफ़ी परेशान एवं दुखी है और अफलन की भी स्थिति है। आज हम गांव हरसोल में आए हैं, सभी हमारे अन्नदाता किसान बंधु साथ में हैं और मोदी जी कहते थे कि 2022 तक किसानों के आय दोगुनी कर दूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं आज सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान अगर कोई है तो हमारा अन्नदाता किसान परेशान है। इसी को लेकर के आज हमने यहाँ ये पीला मैजिक वाली सोयाबीन की अर्थी पर यह कफन डाल के माला डाल करके और हमारा विरोध प्रदर्शन किया है। और निश्चित रूप से शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि अतिशीघ्र, क्योंकि हमने कई ज्ञापन और कई आंदोलन किए लेकिन शासन प्रशासन के कानों पर अभी तक जू तक नहीं रेंगी है, तो हमने विरोध स्वरूप आज यहाँ पर ये प्रदर्शन किया है। और हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी एक राजस्व टीम गठित करके और ये क्षतिग्रस्त जो फसलें हैं पीला मोजक और लिल्लियों के प्रकोप से और अफलन की स्थिति, इसका आंकलन करें और निष्पक्ष रूप से आंकलन करके और इन्हें पर्याप्त मुआवजा दे। आज अगर हमारे इन किसान के घर में कोई बीमार भी हो जाए तो उनके पास में इलाज कराने के पैसे भी नहीं है, बड़ी बद से बदतर स्थिति है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही शासन प्रशासन से अनुरोध है कि कृपया तत्काल राजस्व टीम गठित करके इन्हें पर्याप्त मुआवजा दे। अन्यथा कांग्रेस जैसा जीतू जी पटवारी हमारी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, विपिन भाई भी इसको लेकर के और लगातार अपने पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि शासन प्रशासन जागे अपनी कुंभकर्णी नींद से। परशुराम जी सिसोदिया, हमारे जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी गुजर आदि, लगातार हम सब लोग लगे हुए हैं और जब तक किसानों को इनका न्याय नहीं मिल जाता, मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक यह लड़ाई हम सड़कों पर आकर लड़ेंगे।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT के हॉस्टल में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात बीटेक 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स हॉस्टल पहुंचे और परिचय के नाम पर एक जूनियर छात्रा के साथ मारपीट की। पहले एक छात्रा का मुंह कमोड में डालकर फ्लश चालू करने की बात सामने आई है, लेकिन बाद में शिकायत करने वाले छात्र ने इससे इनकार कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IIT में शुक्रवार रात सीनियर्स हॉस्टल पहुंचे और जूनियर से नाम पूछते हुए मारपीट की। घबराए हुए जूनियर स्टूडेंट ने अपने परिजनों और IIT प्रबंधन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद वे भंवरकुआं थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इस घटना के बाद से हॉस्टल में जूनियर घबराए हुए हैं। हॉस्टल के अन्य छात्रों का कहना है कि सीनियर ने एक छात्र का मुंह कमोड में डालकर फ्लैश चलाया था। पूछताछ होने पर वह छात्र डर गया और उसने बयान बदल लिया। दरअसल इससे पहले IIT में जूनियर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की एक घटना 19 अगस्त को भी हुई थी। मामले में जांच के बाद IIT प्रबंधन ने 22 अगस्त को 6 सीनियर स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निष्कासित किया है। पीड़ित स्टूडेंट्स ने बीटेक 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स पर मारपीट का आरोप लगाते हुए UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से शिकायत की थी। UGC ने विवि प्रबंधन से जांच करने को कहा था। मारपीट करने वाले स्टूडेंट्स ही हॉस्पिटल के थे। IIT के प्रभारी डायरेक्टर डॉक्टर प्रतोष बंसल ने बताया कि घटना शुक्रवार शाम की है और पीड़ित 3rd ईयर का स्टूडेंट है। वह कैंपस के बाहर रहता है और वह हॉस्टल में गया था। तभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट से उसका इंटरेक्शन हुआ और बात बढ़ गई। पीड़ित रीवा का कहने वाला है और यहाँ अलग से कमरा लेकर पढ़ाई कर रहा है। उसका आरोप है कि सीनियर्स ने उसे पीटा और कमरे में ले गए, वहाँ भी पीटा। घटना के समय हमारे कर्मचारी भी पहुंच गए थे और पीड़ित को लेकर आए। तब तक उसने अपने भाई को फ़ोन कर दिया था। प्रभारी डायरेक्टर ने बताया कि पीड़ित का भाई पुलिस को लेकर आया। स्टूडेंट ने शिकायत दे दी है। हम जांच के लिए आंतरिक समिति बना रहे हैं। देखिए, ये घटना रैगिंग की नहीं है, ये मारपीट की घटना है। क्योंकि जो कल जो घटना हुई शाम को, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कल शाम को एक बच्चा 3rd ईयर का है, वो हॉस्टल गया था किसी काम से, और उसके बाद फिर उसके सीनियर से कुछ उसकी बात हुई और फिर उनकी बात बढ़ते बढ़ते किसी बात पे कहासुनी हो गई और फिर उसमें उसकी पिटाई हुई, ऐसा उसका कहना है। और उसने जो शिकायत की है उसमें 4 बच्चे जो हैं वो फाइनल ईयर के, एक बच्चा 3rd ईयर का भी है। इसलिए ये घटना रैगिंग की नहीं है, आपसी मारपीट की घटना है। और उस बच्चे ने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी है और एक बच्चे के नाम से उसने नामजद शिकायत की है, जिसमें उसने बदसलूकी होना बताया है। उसकी शिकायत में कहीं पर भी उसने ऐसा मारपीट का जिक्र नहीं किया और उसने ये उसने मेडिकल कराने से भी मना किया है। ऐसा उसकी शिकायत में लिखित में उसने पुलिस में किया हुआ। सर, 6 जो सीनियर स्टूडेंट उनको निष्कासित करने, ये घटना जो है वो पुरानी घटना है। दोनों को अपन अलग अलग घटना के तौर पर दिखते हैं। पहली घटना है उसमें 6 बच्चों को जिनको निष्कासित किया, उसमें फर्स्ट ईयर के किसी बच्चे की शिकायत गई थी UGC की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर, और उस पर हमने तुरंत कार्रवाई करके फर्स्ट ईयर के बच्चों से 1 to 1 बात की। हमारे शिक्षकों ने हॉस्टल में जाके बच्चों से बात की और फिर ये जो बच्चों की शिकायत मिली थी उसमें 6 बच्चों के नाम सामने आए, जिनने बच्चों से इंट्रोडक्शन करने का प्रयास किया, जो कि जिसकी उनकी अनुमति नहीं थी। और उनके इंट्रोडक्शन लेने के उसमें बच्चे थोड़ा घबरा गए कि हो सकता है हमारे साथ कुछ घटना हो जाए। तो हमने उस घटना को तुरंत संज्ञान में लिया और 22 तारीख को जो विश्वविद्यालय की UGC की जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसकी एक व्यापक बैठक करके उन बच्चों के अगेंस्ट हमने एक्शन लिया। उन बच्चों से हॉस्टल खाली करवाया और इसकी सूचना UGC को भेज दी। कल जो मारपीट की घटना सामने आई थी उसमें ये बात निकल करके सामने आई कि उसका मुंह जो कमोड में डाल के फ्लश भी चलाया गया, क्या ऐसी भी घटना? नहीं, ये घटना बिल्कुल ये जानकारी बिल्कुल गलत है और ऐसी किसी प्रकार की घटना की कोई रिपोर्टिंग ना लिखित में हुई है ना मौखिक रूप में कहीं हमारे पास आई है। ये सिर्फ मीडिया से मुझे आज सुबह मालूम पड़ा कि ऐसी कोई घटना की रिपोर्टिंग हो रही है या रिपोर्टिंग चल रही है, लेकिन ना किसी बच्चे ने शिकायत करी और ना बच्चे ने शिक्षकों से चर्चा के दौरान ये बात रखी और ना ही उसने ये बात पुलिस थाने में लिखी है। तो ये सत्य नहीं है। सिर्फ बदसलूकी तक का मामला। हाँ, उसने बदसलूकी की हुई है। मेरे पास ये आपको वो जो रिकॉर्ड है मेरे पास आ गया है इस पुलिस स्टेशन से, उसमें उसने यही लिखा हुआ है। और वो रैगिंग मामला कब का है सर? वो 19 तारीख का है, वो 19 अगस्त का। किस तरीके से रैगिंग की गई थी? क्या नहीं, वो देखिए, वो रैगिंग सुनिए मत, वो रैगिंग नहीं है। उसमें मैं आपको मैं फॉर क्लियर कर दूं कि वो घटना थी, बच्चों ने उनसे इंटरेक्शन करने की कोशिश की, बच्चों ने उनका परिचय पूछा, उनका बताया कि भाई अपना परिचय कैसे देना, इस तरीके से बात हुई। तो उसमें बच्चे थोड़ा घबरा गए। तो हमने, क्योंकि बच्चा हमारा फर्स्ट ईयर का आया ही था, हमारी 18 तारीख से क्लास शुरू हुई थी, तो हमें लगा कि ये बात ठीक नहीं, इसको अभी रोकना उचित होगा, इसलिए हमने उस घटना को वहीं पर ख़त्म कर दिया। तो आप उसे रैगिंग नहीं माना, रैगिंग के अंडर में नहीं है। सिर्फ बच्चों के साथ क्या वो मिसबिहेवियर या मिसबिहेवियर भी नहीं है सर। उसमें बच्चों से उनसे परिचय लेने का, उनको जैसे हॉस्टल्स में बच्चे अपने जूनियर सीनियर के बीच में परिचय लेने की परंपरा रखते हैं,
उसके आधार पर उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। कुछ था नहीं तो फिर क्यों हॉस्टल खाली कराया? नहीं देखिए, कुछ था नहीं तो फिर बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर बच्चों को के नाम जो बच्चा ले रहा है कि इनने हमसे परिचय लेने का भी प्रयास करा, तो वो भी क्यों करा भाई? वो तो नियम में है ही नहीं और उन बच्चों को भी उसकी पात्रता भी नहीं है। तो हमने उसको तुरंत उस पर एक्शन लिया, क्योंकि हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। शिकायत आएगी, एक्शन होगा, बहुत स्पष्ट है, कोई लुकाव छुपाव नहीं। शिकायत आएगी, कमेटी बनेगी, निर्णय होगा, उसका पालन किया जाएगा। सर 19 तारीख को जो घटना हुई जी, उसके अगेंस्ट में ही कल ये घटना हुई? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसका कोई आपस में लेना देना नहीं। वही लड़के तो नहीं है इस घटना के अंदर? नहीं, वो लड़के तो निष्कासित कर दिए गए ना हॉस्टल से। ये कमोड वाली बात पूरी तरीके से, कमोड वाली बात बिल्कुल गलत है। और इसकी एक बात कहाँ से शुरू हुई है मुझे नहीं मालूम। इसका मेरे पास कोई न सोर्स है, ना मेरे पास कहीं इस घटना की रिपोर्टिंग हुई है। कहीं कोई जिक्र भी नहीं, कहीं जिक्र नहीं, ना लिखित में ना मौखिक रूप से कोई जिक्र नहीं है इसका। सर जो 19 तारीख की घटना थी, जो एंटी रैगिंग कमेटी को जो शिकायत हुई थी, उसके अंदर छात्र ने क्या शिकायत की थी? उसने क्या कहा था उसने उससे लिखा कि उन्हें अपशब्द कहे और उन्हें सिगरेट पिलाने का प्रयास किया गया। उनके बाद उनसे गाली गलौज करी, ये सब बातें उन्होंने लिखी थी। हमने इस बात को मौखिक रूप से हमने जाके सत्यापित किया, क्योंकि जब यूजीसी की कंप्लेंट आती है तो उसमें किसी बच्चे का नाम नहीं लिखा होता है, तो हम किसी को पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते। हमारे टीचर गए, टीचरों ने जाके व्यक्तिगत रूप से बात करी, उनसे ये समझ में आया, बच्चों से जो बात हुई इससे समझ में आया कि बच्चों ने उनसे परिचय लेने का प्रयास करा और उनको परिचय बताने का प्रयास करा कि कैसे परिचय देना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो हमें लगा कि ये बात ठीक नहीं है, ये घटना आगे बढ़ सकती है। तो प्रिकॉशनरी तौर पर तुरंत हमने उस पर एक्शन लिया। हमने फैसर के सारे बच्चों को बुलाकर इस पूरी रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया। जिन बच्चों को निष्कासित करें उनके नाम भी उन्हें बताए कि हमने इन बच्चों को निष्कासित किया, और उसकी पूरी रिपोर्ट हमने यूजीसी को भेज दी। सर यहाँ जो हॉस्टल में रहने की सुविधा है, उसमें क्या जूनियर और सीनियर सब एक ही हॉस्टल में रहते हैं? नहीं सर, हॉस्टल बिल्कुल अलग अलग हैं। और चूँकि फैसर का बच्चा आया ही था, उनकी मैच उस समय शुरू नहीं हुई थी, इसलिए ये बच्चे फैसर की मैच में खाना खाने जा रहे थे। ये इसलिए घटना फैसर वाली घटना जो उसके कारण रात को जो मारपीट की घटना हुई थी, उसमें क्या शिकायत आई थी सामने? गुरुवार मतलब कल की बात करनी? नहीं, कल तो शुक्रवार था। हाँ, कल शाम को हुई घटना। कल शाम को जो मारपीट की घटना हुई थी, उसमें किस प्रकार की मारपीट की शिकायत जो सामने निकल करके आई? उसमें उसकी शिकायत जो थी, उसने कहा कि मुझे वहाँ पर लेके गए, मेरे को एक लड़के ने मुझे मारा, उसके बाद फिर उसके साथ और लड़के आ गए, उन्होंने भी मुझे मारा। मुझे बहुत देर तक वहाँ पर उन्होंने पकड़ के रखने की कोशिश करी। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया। तो ये बच्चे का स्टेटमेंट है जिसके साथ घटना हुई। दूसरे जो बच्चों ने बोला कि सर हमने तो उसको बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से, और हमने उसका वीडियो भी बनाया कि तुम जाने को बोल रहे हो, जा नहीं रहा है और अपने भाई को वहाँ पर बुला रहा है। ऐसी करके घटना हुई। अब चूंकि इसमें एक मिनट सर, इसमें चूंकि फाइनल ईयर और थर्ड ईयर दोनों के बच्चे हैं, इसलिए घटना रैगिंग की तो बिल्कुल ही नहीं है। आपसी किसी मतभेद या मनमुटाव के कारण मारपीट की घटना हुई है। सर क्या कोई राजनीतिक जो छात्र जो हैं वो छात्र राजनीतिक? नहीं ऐसा तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारे संस्थान में सब बच्चे एक, और हमारी दृष्टि में सब बच्चे एक हैं और एक ही बैकग्राउंड के बच्चे हैं कि वो छात्र हैं बस। सर बच्चों का ये भी आरोप है कि जो एंटी रैगिंग कमेटी ने कार्रवाई की है 6 बच्चों पर, उसकी सीसीटीवी नहीं होती। सीसीटीवी यदि फुटेज चेक करते तो उसमें सिगरेट पिलाने वाली बात भी सामने आती है। सर सीसीटीवी फुटेज मुझे लगता नहीं कि कहीं अगर मिस हुआ तो हम इसकी फिर से जांच कर लेंगे। ऐसी कोई कंप्लेंट हमको मिली नहीं है। आप जो बता रहे हैं, अगर बच्चे को इतना तो होना चाहिए कि हमें आके बताए या मेल करें। हमने पूरे मेल आईडी सब ओपन करके रखे हैं। तो आप घटना बता रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर कमरे के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा इतना समझदार होगा वो सीसीटीवी के सामने से घटना करेगा। तो मुझे लगता है बात सही नहीं है। और फिर भी हमने अपना पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट और ओपन रखा हुआ है। किसी बच्चे को समस्या है तो हम निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर अनुशासनहीनता हुई तो कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई वो नहीं है। ये जो कमोड में मुंह डालकर फ्लश चलाने वाली बात है, इसको आप लोग क्या अभी पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं? जी सर, इसको मैं पूरी तरह से खारिज कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मीडिया में आया तो मैं फिर से बात कर लूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस बच्चे ने शिकायत करी है, मेरी उससे आज सुबह भी बात हुई है, उसने बोला कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ना उसने घटना पुलिस स्टेशन ने बताई है। तो अब मैं इसके अलावा कौन सी घटना पर विश्वास करूँ, मुझे नहीं मालूम। जांच होगी क्या? डेफिनेटली जांच होगी। समिति बना दी गई है। सोमवार को आंतरिक समिति जांच करेगी। अपना प्रतिवेदन समिति जो है प्रोक्टोरियल बोर्ड को भेज देगी। फिर जो निर्णय प्रोक्टोरियल बोर्ड लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। DAV में हर्ष द्विवेदी फरियादी है, जो IIT का छात्र है, और वहीं हॉस्टल के जो लड़के हैं IIT के, उनसे विवाद हुआ था, नॉर्मल विवाद था। ये कैंटीन है, वहाँ चाय पीने गया था हर्ष द्विवेदी। तो वहाँ गुड मॉर्निंग, शाम के समय गुड मॉर्निंग बोलने की बात को लेकर उन्होंने बोला कि शाम का समय आप जानबूझकर गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। इस बात पर विवाद हुआ था और विवाद की रिपोर्ट दी, उसकी जांच की जा रही है।
सर क्या इसमें कोई अभी तक नहीं, अभी तक उसमें रैगिंग का और ऐसा कोई विषय नहीं आया, फिर भी जांच की जा रही है। अभी कोई इसमें अभी जांच की जाए। अब उनसे नहीं, प्रोफेसरों से तो हम जानकारी एक बार उनकी भी एक जांच कमेटी रहती है, उससे भी एक बार जांच में पूछा जाएगा कि क्या पाया गया। बाकी अभी जो विषय जितना भी जो आया है उनके द्वारा जो बताया गया उसमें रैगिंग संबंधी ऐसी कोई जानकारी नहीं। कुछ जगह सर ऐसी खबरें भी सामने आ रही है, क्या कोई कमोड में या प्लस और इस तरह से कुछ? नहीं, ये बिल्कुल अभी तक जांच में ये बिल्कुल झूठ पाया गया कि ऐसा कोई घटना नहीं है। अयोध्या जनपद के थाना इनायत नगर पुलिस व एंटी थेफ्ट सेल ने लूट और चोरी के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। मामले का खुलासा एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 2 वांछित आरोपियों सत्येंद्र प्रताप सिंह और सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी मुखबरी की सूचना पर रेवतीगंज से आस्तिकन की ओर जाने वाली सड़क से हुई। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। वहीं बताया कि 20 अगस्त 2024 को लक्ष्मीगंज आरा मशीन रोड पर मोबाइल और 4000 रुपए लूटे गए थे। इसके अलावा 7 जनवरी को मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज हुआ। दोनों मामलों में ये आरोपी वांछित चल रहे थे। पुलिस ने दोनों वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। दोनों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र इनायत नगर पुलिस द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। ये दोनों अपराधी, जिनका नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह उर्फ शाता पुत्र स्वर्गीय रामगोपाल सिंह, ये हाजीपुर बरसंडी थाना रोनाई का रहने वाला है। दूसरा सौरभ सिंह उर्फ भोले सिंह पुत्र स्वर्गीय विजय शंकर सिंह, ये मीसा बड़ागांव थाना रुदौली का रहने वाला है। इन दोनों अपराधियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है कि 7 जनवरी तो शाहगंज रोड पर एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल और डिग्गी में रखे हुए रुपए छीन लिए गए थे। इसमें तत्समय रंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दूसरी घटना 20 अगस्त की है। एक महिला अपने जेठ के साथ जा रही थी, जिसका अफजल नाम का व्यक्ति था, तो उससे भी जो है 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उसका पर्स छीन लिया था। उस पर्स में मोबाइल था, करीब 4000 रुपए थे। इनायत नगर पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जो दूसरी वाली घटना है उसमें लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया हुआ है और जो पैसे चोरी गए थे, जो पैसे लूटे गए थे 4000 रुपए, उसमें से 3100 रुपए बरामद किया है। इसी तरह जो पहली वाली घटना थी जो जनवरी की थी, जिसमें मोटरसाइकिल की छीन ले गए थे, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इन दोनों अभियुक्तों का अपना आपराधिक इतिहास है। इसमें आगे भी इनके विरुद्ध और जो भी विरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएंगी, जिसमें गैंगस्टर जैसी भी कार्रवाई करने के लिए हम लोग इसको आगे करेंगे। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। शाजापुर में भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गुर्जर समाज की ओर से भगवान श्री देवनारायण जयंती महोत्सव के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा में युवाओं ने एक से बढ़कर एक हैरत में डाल देने वाले करतब दिखाई। स्थानीय गायत्री मंदिर से बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई एबी रोड स्थित गुर्जर छात्रावास पहुंची, जहां महाआरती कर धर्मसभा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का मार्ग पर जगह जगह गणमान्य नागरिकों ने पूजा अर्चना कर समाजजनों का विभिन्न वर्गों व राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा, राजकुमार कराड़ा सहित समाजजनों का जगह जगह माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में समाज बंधुओं द्वारा भगवान की झांकी सजाई गई। वहीं युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। युवाओं द्वारा दिखाए गए करतब को देखने के लिए भारी भीड़ दिखाई दी। इस मौके पर गुर्जर समाज के सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे। वहीं एबी रोड स्थित गुर्जर छात्रावास में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अंबाराम कराड़ा, राजकुमार कराड़ा सहित समाजजनों धर्मसभा को संबोधित किया।